आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम इंशाल्लाह आज चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुताबिक है। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं और इक्वेशन कैसे कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें इक्वल का साइन आ जाता है, या ऐसे रिलेशनशिप्स जिनमें इक्वल का साइन आ जाता है, या ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें इक्वल का साइन आ जाता है, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उनको इक्वेशंस बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इक्वेशंस। और अब क्वाड्रेटिक क्या होता है? तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। ऐसे वेरिएबल्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? क्वाड्रेटिक, या वो रिलेशन क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। तो हम इसकी डेफिनेशन यूं भी लिख सकते हैं, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन is called quadratic equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, या फिर हाईएस्ट पावर और वेरिएबल को हम शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिग्री 2 हो, उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक होगी बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने बेतहाशा मैं एग्जांपल से देता हूँ, लाइक 2x स्क्वायर नेगेटिव 3x इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x प्लस 1, और 9x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। अब देखें वेरिएबल इसमें क्या है? x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। इधर भी वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। इधर भी वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर 2 है। दैट मीन्स ये तीनों इक्वेशन जो सी हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीनों इक्वेशंस क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि अगर हम वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो फिर हम यूं लिख सकते हैं ऐसी इक्वेशन विच कैन बी रिटन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जो एक वेरिएबल में हो, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है कि आप उसमें पहले स्केलर वाली टर्म लिखें, फिर सिंगल पावर वाली टर्म लिखें, फिर कांस्टेंट लिखें। ये उसकी क्या बनती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी फिलहाल कंसर्न ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल से है। ठीक है, वो वन वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है, लेकिन होगा सिर्फ एक वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली भी होती है, एंड सो ऑन। आगे मजीद इसके अंदर क्लासिफिकेशन होते जा रही है। अभी हम उसकी सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल, तो वो ये चीज़ है। बस उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए,
तो हम उसको क्वाड्रेटिक कह देते हैं। अब आगे वेरिएबल कौन है, कितने हैं, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक होगी बात। तो अभी हम जस्ट टू वेरिएबल वाले की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉरी वन वेरिएबल्स, वो ऐसी होगी। और फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इन वन वेरिएबल, ये चीज़ होगी स्केयर, सिंगल पावर और कांस्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ लिखना साथ बेहतरीन है, a is not equal to 0 and a b c belongs to real number, a b c belongs to real number। ये हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन करता है कि a b और c जो है कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, एज अ कोफिशिएंट भी इस्तेमाल हो रहे हैं और सिंपल कांस्टेंट भी हैं, वो सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हो और a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो a 0 होने का मतलब है कि आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी और bx प्लस c बचेगा, विच इज हाईएस्ट पावर 1, और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक होगी बात। तो आपने इस बात को देख लेना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद अब जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसके कोफिशिएंट को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर होगी बात। ये एक आपके सामने इसकी एग्जांपल भी आ गई, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। दैट मींस इस एग्जांपल में लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, इस एग्जांपल में लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इस एग्जांपल में लीडिंग कोफिशिएंट अगेन 2 है, ठीक होगी बात। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट के वाले से आपको बात बता दी। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सा ग्राफ होता है वो कैसा बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पास। अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करें तो 4 तरह के पॉसिबल ग्राफ हम जनरेट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये बात याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाला ग्राफ एक पैराबोलिक शेप होता है। कौन सी शेप होती है? पैराबोला की शेप होती है। अब वो पैराबोला इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का पैराबोला भी हो सकता है और इस तरह का भी पैराबोला था। ये मैंने पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया। वो आगे थोड़ा सा पीछे भी बन सकता है, थोड़ा सा आगे भी बन सकता है, वर्टेक्स पे भी बन सकता है, व्हाटएवर। वो आगे हम मजीद फर्दर क्लासिफिकेशन पैराबोला के टॉपिक में जाके कर लेंगे। अभी जस्ट हम ये बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोलिक शेप होगा, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सी होती हैं उनका पैराबोला और उनका वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं या नहीं कर रही होती हैं। तो देखें, हम ग्राफिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका ढूंढते हैं कि आप उसके ग्राफ के ऊपर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करें। अगर वो वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर रही है तो डैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। लाइक दिस, ये दोनों पैराबोला फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जबकि ये दोनों पैराबोला जो से है अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं राइट पैराबोला, इसको बोलते हैं लेफ्ट पैराबोला, ठीक हो गया। तो ये 4 तरह के पैराबोला बनते हैं। इनमें से 2 जो से हैं वो फंक्शन होते हैं और 2 जो से हैं वो फंक्शन नहीं होते। फंक्शन को हम यूँ भी डिस्कस कर सकते हैं ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 1 वैल्यू पुट करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल की 1 वैल्यू आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 1 वैल्यू पुट करने पर, मतलब कोई सी एक कीमत पुट करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल भी जस्ट एक ही आंसर दे तो फिर हम कहते हैं वो फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। अब x की आप कोई भी एक वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग y की 2 कीमतें आ रही हैं जो मिकदार में तो सेम है लेकिन साइन में ऑपोजिट है। लाइक इधर अगर आप x की कीमत 2 पुट कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y का आंसर चले 4 आ रहा है तो यहाँ पे -4 आ रहा है, ठीक होगी बात। तो इस तरह ये फंक्शन नहीं बनता। नेक्स्ट आ जाते हैं जी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब आते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाए। हम इसको यूं भी डिफाइन कर देते हैं, इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट of x is 0 is called pure quadratic equation. Pure quadratic equation. ठीक होगी बात। Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। बाद बुक्स वाले इसको यूं भी लिख देते हैं कि ऐसी क्वेश्चन जिसमें b इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो भी ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो b से रिप्रेजेंट होता है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसी क्वेश्चन जिसमें b हमारे पास 0 हो जाए वो भी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर की शक्ल में आ जाती है, खालस दो दर्जे मुसावात। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मैक्सिमम कितने आंसर मिल सकते हैं, कितने रूट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रूट्स किसे कहते हैं। रूट्स कहते हैं उन वैल्यूज को जिसमें आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। वो वैल्यूज जिन पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो रूट्स है। लाइक अगर हम इसकी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक ग्राफ ऐसा हो सकता है, एक ग्राफ इस सूरत में हो सकता है और एक ग्राफ इस सूरत में हो सकता है और एक ग्राफ इस सूरत में हो सकता है। मैंने एक ही पैराबोला डायरेक्शन को डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में बना दिया। अब इस सूरत हाल में जो रेड कलर की है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। ये ब्लू की सूरत में आपको ग्राफ जस्ट वन पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता नजर आ रहा है। दैट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 1 होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 1 होगा। और ये ब्लैक की सूरत में आपको ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता नजर आ रहा है। दैट मींस इसका जो रूट होंगे वो 2 होंगे। तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स 2 आ सकते हैं और मिनिमम कोई भी रूट नहीं होता। मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं और मिनिमम कोई भी रूट नहीं होता। रूट वो पॉइंट होते हैं जिन पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक हो गया। या हम यूं भी कह सकते हैं वो पॉइंट जिन पे y इज इक्वल टू 0 हो जाता है। x की वो वैल्यूज जिन पे आपका y इक्वल टू क्या हो जाए 0, क्योंकि पूरे x एक्सिस पे y की कीमत क्या होती है 0 होती है। तो वो पॉइंट जिन पे आपका ग्राफ x की वैल्यूज वो खास वैल्यूज जिन पे y इक्वल टू 0 हो जाए वो रूट्स लाते हैं। ठीक होगी बात। इसी तरह एक लफ्ज होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? ऐसी तमाम वैल्यूज जो आपके गिवन फंक्शन को या गिवन रिलेशन को या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हों, मींस उनको पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हों, उनको हम कहते हैं कि ये वैल्यू इसकी क्या है सॉल्यूशन में आती है। ठीक हो गया। सॉल्यूशन वो तमाम वैल्यूज जो आप किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी रिलेशन में पुट करें
तो लेफ्ट इक्वल टू राइट आंसर आ रहा है, मीन्स वो उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो डैट मीन्स वो वैल्यूज पे क्या कराएंगी, सॉल्यूशंस कराएंगी। ठीक हो गया। लाइक यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक फंक्शन है। एक ये फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन में आप x की जो जो कीमतें पुट करते जाएं उसके कोरस्पॉन्डिंग y की कुछ कुछ कीमतें आती जाएंगी, ठीक है, और आपका ग्राफ प्लॉट होता जाएगा ऐसे। क्लियर है। और इस सूरत में आपके पास जस्ट दो वैल्यूज होंगी, मैक्सिमम दो, मिनिमम तो वो 1 भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम दो वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स वो दो इसके सॉल्यूशन हैं और वो दो ही इसके फिर क्या होंगे, रूट्स भी हो सकते हैं। और जब इस इक्वेशन में आपके पास सॉल्यूशंस तो मैनी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज x की पुट करेंगे तो बहुत सारी y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, लेकिन इसके रूट्स जस्ट मैक्सिमम दो, मिनिमम 1 या 0, 1 या फिर उससे मिनिमम 0 हो सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम यूं करते हैं, ऑल दोज वैल्यूज व्हिच सैटिस्फाई द गिवन रिलेशन, ऑल दोज वैल्यूज व्हिच satisfy the given equation। और रूट्स की क्या वैल्यू, डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, all those values at which y is equal to 0, या हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं, all those values at which graph cut the x-axis, graph cut the x-axis। अब नेक्स्ट होता है आखिरी टर्म है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या चीज होती है जी, तमाम के तमाम सॉल्यूशंस, चाहे वो रूट्स हैं चाहे वो वैसे सॉल्यूशन है, उनको एक सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, फिर सॉल्यूशन सेट बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन सेट बन जाते हैं। ऑल दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल व्हिच रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट, जो सेट की शक्ल में लिख देते हैं। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आर written in form of set। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है। ठीक हो गया। यहाँ से आपको क्लियर है कि हर रूट डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा, लेकिन हर सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि रूट हो। सॉल्यूशन तो है, ये वाली फर्ज करें ये वैल्यू, ये आपके ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है, सॉल्यूशन तो है लेकिन रूट नहीं है। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है लेकिन सॉल्यूशन तो है, रूट से नहीं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड हैं। मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं हमारे पास। वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंपेरेटिव स्क्वायर, और थर्ड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं बेटा आपके पास? 3 मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड
मेथड कौन कौन से हैं? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों मेथड्स की एक कॉमन बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो अप्लाई हो सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है, जो से मर्जी मेथड से सॉल्व करें, लेकिन सबसे पहला काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना। ठीक हो गया? क्वाड्रेटिक फार्मूला वेल नोन है। अगर आप इक्वेशन ए है जी, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन आप उसको यूं सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक होगी बात? तो ये इफ का मतलब मैंने इसलिए लिखा कि अगर यहाँ पर वेरिएबल x की बजाय कोई और आ जाता है तो फिर आपको फार्मूले में भी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल वही लिखना होगा जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। लाइक अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जी, इफ a y स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन आपके पास y इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया? और इफ की सेंस इसलिए भी यूज की जा सकती है कि अगर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो, टू में हो तो फिर ये नहीं। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट उसके लिए अपना मेथड होगा। लेकिन नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हो गए। अब तीनों मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। एक्सरसाइज 4.1 और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम चल रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड, कहते हैं जी सॉल्व द क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है और 8 है। ठीक होगी बात? ये टोटल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 में ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। चले मैं एक 2 कर देता हूँ आपको इजी सा, और एक 5 या 6 कर लेते हैं, एक 6 कर लेते हैं और एक 8 कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक हो गया? इज इक्वल टू 0। तो खुशकिस्मती से हमारे पास ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बस फिर तो इजी हो गया काम। हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली रकमें बने और ऐड करें तो सेंटर वाली रकम बने। ठीक हो गया? तो फैक्टर्स बनाने की प्रैक्टिस है हमें, तो हम इसको यूँ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, मतलब सेंटर वाली रकम को, या हम यूँ कह सकते हैं कि x वाली रकम को हमने इस तरह ब्रेक करना है, इस तरह तोड़ना है कि उसके दो पीसेस बने और उन दोनों पीसेस को ऐड करें तो सेंटर वाली रकम बने, मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली रकमों का प्रोडक्ट बने। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास उसके पीसेस बन गए। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 4 और प्लस के 3 कॉमन तो x प्लस 4, और ये चीज़ सेम है तो डेट मीन्स हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, हमारे फैक्टर सही बन गए हैं। x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से दो रकमों की प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो मैथ का रूल है कि वो दोनों रकमें ही 0 हो सकती हैं। देखिए ना, दो रकमों में आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, दो रकमों की प्रोडक्ट आप कह रहे हैं 0 है, तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो a की जगह 0 हो फिर ये क्वेश्चन ट्रू है, या b की जगह पे 0 हो फिर ये क्वेश्चन ट्रू है, या फिर a और b की जगह पे 0 हो फिर ये क्वेश्चन ट्रू है। ठीक है? तो अब हमें गारंटी नहीं होती कि ये चीज़ 0 है या ये चीज़ 0 है, क्योंकि हमें x नाउन नहीं है, हमें x के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है x माइनस 3 आ जाए तो ये टोटली 0 हो जाए। ठीक है? तो इसलिए हम ये वाला केस इस्तेमाल करते हैं कि दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें हमारे पास 0 के पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, इट्स -3, और यहाँ से x की -4, और यहाँ से x की -3, और लें जी हमारे पास सॉल्यूशन सेट में लिखने के लिए दो वैल्यूज आ गई हैं,
ये दो वैल्यूज हमारे पास सोल्यूशन सेट में लिखी जा सकती हैं। ये दोनों वैल्यूज हमारी गिवन इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक होगी बात। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, x ओवर x प्लस 1 है और x प्लस 1 ओवर x है। क्वेश्चन नंबर 6 है x ओवर x प्लस 1 x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2। यही क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर उसने लिखा है साथ में x इज नॉट इक्वल टू -1 और 0। इसको बोलते हैं साइड कंडीशंस, कि अगर आप सॉल्व करके एंड पे जब आंसर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो अगर x की कीमत -1 और 0 आ गई तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। उसकी लॉजिक भी है, क्योंकि 0 पुट करने पर ये वाली चीज़ 0 हो जाती है, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर -1 पुट करने पर भी -1 +1 0 हो जाता है, तो ये रकम 0 कर देगी और समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमारे पास काबिल कबूल नहीं है। नहीं जी, सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई बाय LCM कर देते हैं। तो LCM हमें साइड में पता भी है, रफ में हम देखते हैं कि कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स जो से होते हैं वो LCM होता है। तो आप नीचे वाली रकमों को देखें, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो तीनों नॉन कॉमन में खाते में आ जाएंगी, तो तीनों की प्रोडक्ट LCM होगा। तो LCM को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × x बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x + 1 और x + 1 बचेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x + 1 बचेगा, जो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। LCM को मैंने एक रकम से जाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये LCM जो पूरी इक्वेशन से जाके क्या हुआ, एक टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे अपने से ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। तो बेटा ये आ गया जी 2x², ये आ गया जी 2 × x + 1 होल स्क्वायर, और ये आ गया जी, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 5x × x + 1। तो इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई करें तो 2x² और 2x² + 2x + 1, और यहाँ से 5x² + 5x, और यहाँ से 2x² और 4x + 2, और ये टर्म्स इधर आ जाएंगे 5x² नेगेटिव के 5x = 0। तो 5x² में से 4x² चले गए तो नेगेटिव के x², और 4x में से 5x गए तो नेगेटिव के x, और जस्ट 2 = 0। नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ही स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, नथिंग एल्स। वो सब गलत। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि इक्वेशन में सबसे पहले स्केयर वाली टर्म हो, फिर सिंगल पावर हो, फिर कांस्टेंट हो। नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी बयान नहीं करती, तो कोई मसला नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास -1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 2 है, तो कोई मसला नहीं है। हम नेगेटिव हम कॉमन लेते हैं जस्ट अपनी सहूलत के लिए, कि ज़रा ये x² हो जाएगा, ये पॉजिटिव के x हो जाएंगे, ये नेगेटिव के 2 हो जाएंगे 0, और इसके फैक्टर्स बनाने आसान हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो फैक्टर्स इसके बनेंगे जी x² नेगेटिव के 2x, पॉजिटिव का x, नेगेटिव के 2 = 0। दोनों को ऐड करें, सॉरी ये पॉजिटिव का होगा, ये नेगेटिव का, तो दोनों को ऐड करें, सेंटर वाली रकम बनेगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली रकमों का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से x कॉमन तो x + 2, -1 कॉमन तो x + 2 = 0, और x + 2 और x नेगेटिव के 1 = 0, और यहाँ से x + 2 = 0, x नेगेटिव 1 = 0, और x नेगेटिव के 2 और x पॉजिटिव के 1। तो इनको आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, दैट इज -2 और 1। तो ये दो आपके क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गए। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे क्वेश्चन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, और इनमें से बाय चांस कोई वैल्यू ऐसी नहीं आई जो -1 और 0 हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर वो आ जाती तो हम उसको सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें उसने पहले ही मना कर दिया। ये हमारी वैल्यूज़ नहीं आप काबिल कबूल होगी। ठीक होगी बात। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास स्पेस भी नहीं है, और इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, हमारे साथ रहिएगा।